नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मुझे लगा था कि शायद पार्ट 2 के बाद और वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट पार्ट 3 तो देखिए बनाना ही था। पहला रीजन क्या है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आंसर राइटिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो मुझे लगा आंसर राइटिंग की एक वीडियो बनानी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो है नोट्स मेकिंग। भैया कमेंट में भरा पड़ा रहता है लोगों का, कमेंट ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, जीमेल ले लीजिए, सब यही पूछ रहे कि नोट्स कैसे बनाएं। अब यहां पे मेरे को जब नोट्स मेकिंग की बात आती है तो मुझे आपसे बात करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो इसके बारे में मैं यहां पे आपसे बात करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमी है, बहुत सारी नोट्स को लेके। आपको किसी ने गलत बताया है या क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर नोट्स को लेके मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जब भी आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अपने स्कूल में किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए ऑन बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑन बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स। जब आप किसी भी चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो, उसके बाद नोट्स का रोल आता है। उससे पहले नोट्स का कोई रोल ही नहीं है। देखिए, जब लिखित पढ़ाई की बात होती, जब मैं छोटा सा पढ़ता था, मेरे फादर मुझसे एक बात बोलते थे कि देखो, या तो किसी चीज को समझ लो, और अगर समझ नहीं पा रहे हो तो उसको लिख लिख के रट लो। रटने के भी दो तरीके हैं। रटा जाता है एक तो बोल के, दूसरा लिख के। अभी लिख के रटने के लिए आपको एक चीज को बहुत बार लिखना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज में नोट्स की बात होती है, तो नोट्स को क्या समझा जाता है कि भाई जब एग्जाम आने वाला होगा मैं नोट्स पढ़ लूंगा, मेरी पढ़ाई हो जाएगी, मुझे किताबें ना पढ़नी पड़े। यानी एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको किताबें ना पढ़नी पड़े, इसलिए आप नोट्स बनाते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, 80% से ज्यादा लोग जो नोट्स बनाते हैं ना, वो कभी नोट्स पूरे नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसने नोट्स पूरे कर भी दिए, तो भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले जब वो नोट्स उठाता है तो उसको लगता है कि यार मेरे नोट्स उतने एक्सटेंसिव नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत किताबें भी रेफर करना चाहिए, नहीं तो मेरी चीजें छूट जाएंगी। इस तरीके के बहुत से नोशंस आते हैं। और सबसे खास बात यह होती है कि जब आप किसी कंसेप्ट को समझ रहे होते हो, तो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए। उस समय पे आप समझने के साथ लिखने पे आ जाओगे, छोटी छोटी चीजें नोट्स बनाने पे आओगे तो आप फंस जाओगे। बात यह है। इसलिए मेरा आपको सीधा सीधा सजेशन है, क्लियर कट सजेशन। जब आप पहली बार अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, भैया नोट्स बनाने के बारे में सोचिए भी मत। नेवर मेक नोट्स वाइल स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मेरी अप्रोच है। बहुत सारे लोग दूसरे तरीके की अप्रोच देंगे। भाई सबकी अपनी अपनी अप्रोचेस होती हैं। आप टॉपर्स के इंटरव्यू भी सुनोगे, उनसे बात भी करोगे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की अप्रोच बताते हैं। यूनिफॉर्म अप्रोच किसी की भी नहीं होती है। मैं एक बेसिक अप्रोच आपको बता रहा हूं कि भाई जब आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप लिखोगे क्या। अरे नोट्स तो ये होता है ना कि किसी बड़ी चीज को आपने छोटे में लिख लिया। अभी छोटे में तो आपने लिखा, लेकिन वो तब लिखा कि छोटे वाली चीज को पढ़ के पूरी चीज याद आ जाए। वो पूरी चीज समझ में आनी चाहिए। समझ में आने के लिए उसको ढंग से पढ़ना है, और पढ़ना और लिखना पहली बार में साथ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो जब पहली बार आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो नोट्स बनाने में फोकस मत करो, सिर्फ पढ़ो। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो पढ़ो, रमेश सिंह पढ़ रहे हो पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो पढ़ो। समझो भैया, पहले समझ लो चीजों को, फिर आगे। यूपीएससी के एग्जाम में मैं एक और बात आपसे बोलूंगा, नोट मेकिंग इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अभी ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है, भैया ये बहुत सारे लोगों को रास नहीं आएगा। वो बोलेंगे ये क्या बकवास बात बता रहे हो आप, ये तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिबल है। नोट मेकिंग हम बनाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। हमारी तो पूरी पढ़ाई नोट मेकिंग पे फोकस करती है। सारे टॉपरों के हम नोट ही तो मांग रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि नोट्स मत बनाओ। तो हाँ दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि नोट्स मत बनाओ। मैं बताता हूं क्यों। अगर आप शुरुआत में पढ़ते वक्त नोट्स नहीं बनाते हो तो उसके फायदे क्या क्या है। आप लगातार चीजों को पढ़ते चले जाओगे। वो अलग बात है कि आप चीजों को भूलते भी चले जाओगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप कोई चीज पढ़ोगे, 15 से 20 मिनट बाद आप उसको भूल जाओगे, वो आपको नहीं याद रहेगी। दूसरी बार पढ़ोगे भूल जाओगे, तीसरी बार पढ़ोगे भूल जाओगे, वो नहीं याद रहने वाली है। मान लो आप नोट्स बनाते हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नोट्स बनाते हैं। मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे मुझे अपने नोट्स की फोटो भेजी, बहुत एक्सटेंसिव नोट्स थे। तो मैंने उससे पूछा कि कितना समय लग रहा है बनाने में, तो उसने बोला सर बहुत समय लग रहा है। तो मैंने यार कहा कि आप देखो, इंस्टाग्राम के नोट बना रहे हो कि लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहे हो, क्या पूरी लक्ष्मीकांत के नोट ही बनाते रहोगे? फिर स्पेक्ट्रम है, फिर एंशियंट हिस्ट्री है,
फिर तुम पता चला कल की डेट में आर्ट एंड कल्चर पढ़ने लगे नितिन सिंघानिया का, तुम्हारा तो पूरा समय नोट ही बनाने में चला जाएगा। तो पढ़ोगे कब? मॉक्स कब सॉल्व करोगे? मेंस की आंसर राइटिंग कब करोगे? ऑप्शनल कब पढ़ोगे? ये सब चीजें कब होंगी? हाँ, ऑप्शनल में आप नोट्स बनाइए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे। मैं यहां सिर्फ जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। अभी मैं यहां पे पूरी वीडियो देखिएगा, यहां पे मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नोट बनाने ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अभी पढ़ाई के प्रोसेस में 2021 में पेपर देने वाले हैं या 2022 में पेपर देने वाले हैं। जो 2020 में पेपर देने वाले हैं उनकी सारी डेडलाइन पूरी हो चुकी है, उनके सर पे तो एग्जाम ही आके खड़ा हो गया है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नोट्स ना बनाए तो करें क्या? अब यहां पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। देखिए, एंड में आपको प्रीलिम्स के नोट्स बनाने की दोस्तों और मेंस के नोट्स बनाने की भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। दोनों स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या करो, देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस आपको पता है, इससे पहले की वीडियोस मैंने डिस्कस भी किया। आपके पास कॉपी होगी, पैसे मत बचाइए, लक्ष्मीकांत की हार्ड कॉपी खरीदिए, स्पेक्ट्रम की हार्ड कॉपी खरीदिए, ठीक है। उस हार्ड कॉपी को अपने सामने रखिए और सामने रख के एक हाइलाइटर रखिए अपने पास और वहां पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मार्क करिए। अगर 6th एडिशन नहीं है तो 5th एडिशन भी चलेगा, थोड़ा पुराना एडिशन है स्पेक्ट्रम का वो भी चलेगा। किताब होनी चाहिए। नए एडिशन की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप नोट्स में मार्क करते चलें, जो किताब है उसी में हाईलाइट करते हुए चलिए। ओके, फिर जो भी आपके पास हार्ड कॉपी है किताब की, और हार्ड कॉपी से पढ़िए, ठीक है ना। लैपटॉप में पीडीएफ डाउनलोड करके वो मत पढ़िए, वो वाला कंसेप्ट मत करिए, ठीक है। किताबें खरीदने में पैसा मत बचाइए, मैं आपसे बस इतना बोलूंगा। तो भाई पढ़ते वक्त अपनी हार्ड कॉपी से चीजों को हाइलाइटर से मार्क करते हुए चलें और बस आगे चलते चले जाएं, ठीक है। क्योंकि हाइलाइटर से मार्क करने में ना आपका जो फ्लो है पढ़ने का वो टूटेगा नहीं, बट नोट्स बनाने में आपका जो पढ़ने का फ्लो है वो टूट जाएगा। मान लीजिए आपने कोर्स को पूरा एक बार पूरा कर लिया, आप प्रीलिम्स के पास पहुंच रहे हो, आपके दिमाग में टेंशन है कि प्रीलिम्स का एग्जाम देना। अभी जब आप पढ़ रहे हो, अपना कोर्स पढ़ रहे हो, उस कोर्स के समय पे आप कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट होती है, जब तक प्रीलिम्स के एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक प्रायर प्रैक्टिस जरूरी है। और जब आप प्रीलिम्स के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे, लगभग 1.5 महीना बचा हो प्रीलिम्स होने में, तो उसके बाद पकड़ लीजिए फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं क्यों। और वो फुल लेंथ मॉक्स जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर्स भी हैं, पॉलिटी भी है, मतलब ओवरऑल, मतलब सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जो मेन फुल लेंथ मार्क्स होते हैं, जैसे का पेपर आपके सामने यूपीएससी में आएगा, ऐसे बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फुल लेंथ मॉक अवेलेबल है। सारे ही कोचिंग्स के मॉक्स अच्छे होते हैं। आप किसी भी कोचिंग के मॉक्स उठा लीजिए, कम से कम प्रीलिम से पहले 30 से 40 मॉक्स को खुद से सॉल्व करिए 2 घंटे में बैठ के, प्रॉपर तरीके से ओएमआर फिल करके, फिर आप नंबर को अपने कैलकुलेट करिए, फिर क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए। अभी जब आप 30 से 50 मार्क्स उठा लेते हो, 30 से 40 या 30 से 50 मार्क्स उठा लेते हो, मान लीजिए किसी भी कोचिंग उठा लिया आपने, इनसाइट्स को उठा लिया, किसी और कोचिंग को उठा लिया, मान लीजिए आपने इनसाइट्स को उठाए। अब देखिए इनसाइट्स वाले 100 क्वेश्चन होंगे एक पेपर में, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री क्वेश्चन होगा। उस समय पे जब आप उस पॉलिटी के क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो वो पॉलिटी के क्वेश्चन में मान लीजिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी उस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज आपको याद नहीं आ रही, तो आप तुरंत एक काम करो, लक्ष्मीकांत खोलो और देखो कि लक्ष्मीकांत में उस चीज के बारे में क्या लिखा हुआ। अगर और क्लियर नहीं हो पा रहा पढ़ के, तो आप मेरी वीडियोस खोलिए लक्ष्मीकांत की, तब तक सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी, उसमें देखिए कि क्या चीज छूट गई है। होता क्या है दोस्तों कि जब आप एक किताब को सीधे सीधे पढ़ते चले जाते हो ना, तो एक किताब में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मीकांत, अब जितने भी चैप्टर्स फ्लो में आ रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ते चले जाओगे ना, तो उनको आप ज्यादा गेन नहीं करोगे। लेकिन जब आप सवाल लगाओगे तब आप गेन करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज वाली एक्सरसाइज है ना, जो यहाँ 1.5 महीने पहले लिखी हुई है, इसको अगर आप 5 से 6 महीने पहले एग्जाम से पहले शुरू कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे होगा क्या कि रिवीजन आपका अभी से शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल प्रीलिम्स की नहीं, मेंस की भी। मेंस पे बेबी मैं थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखिए स्टैटिक चीज आपकी रेगुलरली रिवाइज होती रहेगी। वहीं पे हो सकता है करंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो अभी करंट की पीडीएफ आपने बतेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की डाउनलोड कर रखी होगी, मैं रोज आपको करंट पढ़ाता हूं, तो आपने पीडीएफ लिख रखी होगी। अभी आप क्या करोगे, जब आपका 1.5 महीना बचे होगा एग्जाम से पहले, आप बोलोगे कि यार 1.5 महीना बचा है, मेरे पास तो कोई नोट है नहीं, सर ने बोला तो नोट्स बनाओ ना, तो अब मैं क्या करूं। उस समय पे आप एक काम कर सकते हो, देखो
अगर आप एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, मान लीजिए इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, तो उस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे करंट के इश्यूज होंगे। ओके, उस समय पे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे साल का ईयरली कंपाइलेशन निकालती हैं। मैं भी कुछ ना कुछ आपको दूंगा उस समय पे करंट अफेयर से रिलेटेड। आप एक काम करो, जो भी इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स तो आप रीड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक याद रखिए, अभी से लेके डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पूरा करिए, क्योंकि जब आप एग्जाम से 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले पूरे साल का करंट अफेयर्स उठाओगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा। आज से करंट अफेयर्स को समझना शुरू करोगे तो एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले करंट अफेयर्स के साथ रिलेट कर पाओगे, नहीं तो उस समय करंट अफेयर से रिलेट ही नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो अभी से करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़िए, उसको समझिए। तो 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले एग्जाम से पहले जब आप करंट अफेयर्स का ईयरली कंपाइलेशन उठाओगे तो आपको सब कुछ उसमें समझ में आ रहा होगा, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपको नोट डाउन क्या करना है, क्योंकि अब तक आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख चुके होगे। अब तक आपको पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब तक आपको यह पता चल जाएगा कि बहुत डिटेल में मैं पॉलिसी के नोट बनाता चला गया तो वो एग्जाम्स के लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। एग्जाम्स में 1 या 2 या ज्यादा ज्यादा 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे पॉलिसी से रिलेटेड, उसके लिए डिटेल पॉलिसी के सारे प्रोविजंस अपने नोट में लिख लोगे, भूल भी जाओगे वहां पे। और अगर मान लो लिख भी लेते हो, इतना बड़ा पोथा याद भी रखते हो, तो उसकी यूटिलिटी नहीं है, समय बहुत जाएगा। समझ रहे हो ना? तो 2 चीजें, एक तो आप अपने कंसेप्ट्स बनाने पे फोकस करिए, नोट्स मत बनाइए। दूसरी चीज, 1.5 महीने पहले क्वेश्चंस पढ़ना, हो सके तो क्वेश्चंस आज की डेट से पढ़ना शुरू कर दो, अगर हल्का फुल्का भी आपने पढ़ाई कर ली स्टैटिक की। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने स्टैटिक ही नहीं पढ़ा तो क्वेश्चंस अभी सॉल्व करना शुरू नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। किसी भी हाल में आपका कोर्स पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, 1.5 महीने पहले मॉक टेस्ट पेपर फुल लेंथ उठाओ और उनको ढंग से पढ़ो। ठीक है? उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस ढंग से पढ़ो। एक फुल लेंथ मार्क 100 क्वेश्चन का पूरा अटेम्प्ट करो 2 घंटे में बैठ के, ओएमआर भरने के टाइम को मिला के। उसके बाद हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस करो। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को पढ़ो, करंट पार्ट को पढ़ो। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मान लो इनसाइट्स का तुम पूरा कर डालते हो तो एक तरीके से तुम्हारा एक बहुत कंसोलिडेटेड रिवीजन होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर कोर्स कर रखा हो एग्जाम से 1.5 महीने से पहले। मतलब अगर एग्जाम आपका मई में है तो मार्च के एंड तक या एटलीस्ट अप्रैल के आधे तक आपका स्टैटिक कोर्स एक बार तो एटलीस्ट पढ़ लिया हो आपने। ये तो बात होगी प्रीलिम्स की। इन 1.5 महीने में प्रीलिम्स से पहले आप एक छोटा सा रजिस्टर बनाइए। इस छोटे से रजिस्टर में 30 से 35 पन्ने, बड़े रजिस्टर की बात करो, 30 से 35 पन्ने में जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज है एक लाइन में, स्टैटिक न्यूज एक लाइन में, स्टैटिक न्यूज एक लाइन में। तो अगर अभी आगे मैं बात करूंगा, यह बोला जाए आपसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 129 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए और 215 हाई कोर्ट के लिए, ये एक लाइन में यहां पे लिख लिया। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहां पे हुआ है? केरला में हुआ है, ये एक लाइन में लिख लिया। इस तरीके की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एक लाइन की, क्योंकि भले ही यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी और यूपीएससी मेंस की तैयारी एक साथ हो, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स और यूपीएससी मेंस के नोट्स अलग होंगे। क्योंकि यूपीएससी मेंस में आपको स्टैटिस्टिक्स को लिखना है और यूपीएससी प्रीलिम्स में बस आपको फैक्ट्स को याद रखना है। ये फर्क है दोनों एग्जाम में। अब ये बात तो हो गई प्रीलिम्स की, बात करते हैं मेंस की। देखिए मेंस के लिए बेस्ट ऑप्शन राइट मोर एंड मोर आंसर्स। लेकिन अब सवाल उठता है कि आंसर कब लिखना शुरू करें। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए मेंस की तैयारी आपकी शुरू होनी चाहिए जब आप स्टैटिक सिलेबस को एक बार पढ़ चुके हो और डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आपके कम से कम 3-4 महीने हो गए हो। मेंस की तैयारी में जब भी नोट्स बनाने की बात होती है आपको 4 रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। ऑब्वियसली बात है एक रजिस्टर और ऑप्शनल का भी होगा, बट ऑप्शनल की बात मैं यहां पे कर नहीं रहा हूं, मैं केवल जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं। जनरल स्टडीज पेपर 1 का रजिस्टर आपने अलग किया, पेपर 2 का अलग किया, पेपर 3 का अलग किया, पेपर 4 का अलग किया। इन पेपर्स को होने से पहले वो रजिस्टर आपके पास होना चाहिए और उस रजिस्टर का 5 से 6 बार रिवीजन होना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो आता है, 2 में जो आता है, 3 में जो आता है, 4 में जो आता है, उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स आप अपने मेंस वाले रजिस्टर के नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे। ओके, और इनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद जब आप इनके रियल पेपर्स को दे रहे होगे वहां पे यूपीएससी हॉल में बैठ के, तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके दिमाग में एकदम दौड़ के आने चाहिए, क्योंकि वहां 20 सवाल होंगे
आपको फटाफट फटाफट लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, बिल्कुल लिखते जाना है। तो एकदम फटाफट आपके दिमाग में स्टैटिस्टिक्स, आइडियाज, ग्राफ्स सब कुछ आने चाहिए। इन्हीं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के नोट्स में आपको फ्लो चार्ट, ग्राफ, डायग्राम सब इनकॉर्पोरेट करने हैं। सब कुछ आपका इन पेपर्स में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया यूपीएससी मेंस में, आपने फटाक से वो फ्लो चार्ट बना दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, फटाक से कुछ पॉइंट्स लिख दिए, कोई अच्छी स्टैटिस्टिक्स है फटाक से लिख दी। अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से मेंस एग्जाम में लिख सकते हो। बट अब सवाल ये उठता है कि ये नोट्स कब बनाएंगे? ये नोट्स आप तब बनाना शुरू करो जब आपका स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप करंट अफेयर्स 4-5 महीने से देख रहे हो, एडिटोरियल एनालिसिस 4-5 महीने से देख रहे हो, पहले दिन से अगर इनके नोट बनाने लग जाओगे, अगला पिछला कुछ पता ही नहीं होगा कि आने क्या वाला है, नोट्स कैसे बनाने हैं, बस कुछ भी लिखते ही चले जाओगे अपने नोट्स में, जो बिल्कुल बेकार है। तो अब फिर वही सवाल उठता है जो प्रीलिम्स में उठा था कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के नोट्स बनाए कैसे जाए। एक सिंपल तरीका है, मेरे चैनल पे जो हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस चल रही है और जो करंट अफेयर्स के मैं वीडियोस बना रहा हूं, उसको जब आप 2 से 4 महीने तक देख लोगे, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। इनफैक्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में तो बताता हूं कि ये टॉपिक कौन से जीएस पेपर से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को एक बार आप खुद से पढ़ो और उस सिलेबस के हिसाब से, और मैं अपनी वीडियोस में बताता भी हूं, जो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको एडिटोरियल्स में दे रहा हूं, उसको आप सेग्रीगेट करना शुरू करो और उसके हिसाब से नोट्स बनाओ। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप, और मैं ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम होने तक भी अगर कोई नोट्स नहीं बनाते हो चलेगा। अब दो चीजें हैं, मैं नोट्स नहीं बनाने की बात कर रहा हूं, आंसर राइटिंग नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं। आंसर राइटिंग जरूरी है, प्रीलिम्स के एग्जाम होने से पहले आपकी सफिशिएंट आंसर राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी आंसर राइटिंग नहीं है तो आप मेंस में एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे रहोगे, ये बात समझ लो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स के एग्जाम देने तक अगर आपने मेंस का एक भी नोट नहीं बनाया है तो भी चलेगा, उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम है नोट्स बनाने का, क्योंकि आप नोट्स को स्मार्ट तरीके से बनाओगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के हिसाब से हजारों वेबसाइटों ने करंट अफेयर्स की न्यूज को सेग्रीगेट कर रखा है, अकेले मैंने नहीं किया है। जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी जो पीडीएफ आती है करंट अफेयर्स में, सब में टॉपिक सेग्रीगेटेड है। और अगर आपने पूरे साल करंट अफेयर्स को ठीक से देखा है, एडिटोरियल को ठीक से देखा है, अगर आपने सारी चीजों को ठीक से फॉलो किया है, उस समय पे आपको सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम तब होगी जब पूरे साल का करंट अफेयर्स आपने देखा नहीं। लेकिन अगर आपने देखा है तो वो आपके दिमाग में एच्ड इन होगा, अगर आपने ठीक से डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देख रहे हो तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो। अब चलिए, नोट्स की मैंने बहुत बात कर ली, इसको ज्यादा खींचने का कोई मतलब है नहीं, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मतलब मैंने अपने कम्युनिटी टैब में डाला था, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए। जब मैंने नंबर कैलकुलेट किया तो मैंने देखा 37 लोगों ने जवाब दिए। भैया देखिए, मैंने आंसर्स को पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे लोगों के मैंने आंसर्स पढ़े, 5 आंसर्स पढ़े मैंने, 5 आंसर्स को मैंने पढ़ के एसेस करा। बाद में मैंने देखा कि पहले गिन लूं कितने आंसर, जब मैं गिनने पे आया तो मैंने देखा 37 लोगों ने आंसर दिए। अब यार 37 लोगों को पर्सनली रिव्यू देना आंसर राइटिंग में पॉसिबल नहीं है। अब या तो मैं उनको उल्लू बना दूं कुछ भी 2-3 लाइनें भेज के, वो सही नहीं है। आंसर रिव्यू एक बहुत अलग चीज है। आंसर रिव्यू में जो आंसर सामने वाले ने लिखा है उसको प्रॉपर तरीके से आप समझिए कि उस पर पूरी थीसिस और एनालिसिस करके उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुमने सही लिखा है, गलत लिखा है। इसीलिए मैं इंडिविजुअली आंसर सबके रिव्यू नहीं कर पा रहा हूं। आप समझिए, एक आंसर को रिव्यू करने के लिए मुझे कम से कम 30 मिनट चाहिए, ठीक है, और 30 मिनट चाहिए, उसके बाद उस प्रश्न की कुछ और प्रॉब्लम होगी, कुछ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पे आपको इसका एक मॉडल आंसर बता रहा हूं, तो सॉरी टू एवरीवन, लेकिन मैंने आंसर्स पढ़े सबके हैं, ऑलमोस्ट सब पे एक नजर तो मैंने डाली ही है, अगर पूरा पढ़ना ना बोलो तो। कुछ लोगों ने तो काफी अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे भी हैं। यहां पे इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, और एक प्रैक्टिकल मॉडल आंसर राइटिंग, मतलब इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल आंसर। एक आंसर होता है कि आपने इतना हाई फाई लिख दिया जो कि एग्जाम्स की प्रेशर वाली कंडीशन में आप लिख नहीं सकते। एक आंसर ऐसा होता है जो कि आपने प्रैक्टिकल तरीके से लिखा। मैं यहां पे आपको प्रैक्टिकल तरीके से इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्पेशल पोजीशन गिवन टू जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। यानी कि भैया, जुडिशरी को हमारे संविधान ने जो स्पेशल पोजीशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके चलते पब्लिक लाइफ के सारे स्फीयर्स में जुडिशरी इन्वॉल्व हो चुकी है।
लेकिन जुडिशरी के पास इतनी ताकत भी आ चुकी कि अगर उसका क्रिटिसिज्म होता है तो क्रिटिसिज्म को साइलेंस कर देती है। कंटेम्प्ट पावर को ध्यान में रखते हुए आप इसके ऊपर डिस्कस करिए। मैंने एक मॉडल आंसर बनाया है, ध्यान से देखिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ कंसेप्ट seeks to protect judiciary from biased and unwarranted attacks criticism by providing a legal mechanism to punish those who lowers the court's authority। क्या बोला जा रहा है यहां पे कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए कहा गया है कंटेम्प्ट पावर को ध्यान में रखते हुए। तो पहले हमको ये जानना है कि कंटेम्प्ट पावर है क्या। तो कंटेम्प्ट पावर ये है कि जब भी जुडिशरी के खिलाफ बायस्ड अटैक होगा, अनवारंटेड अटैक होगा, तो उस समय पे कोर्ट के पास एक ऐसा मैकेनिज्म आना चाहिए कि जो भी उसके ऊपर अनरीजनेबल अटैक कर रहा है उसको पनिश किया जा सके। लेकिन यहां पे अनरीजनेबल और बायस्ड अटैक की बात हो रही है। रीजनेबल क्रिटिसिज्म हो सकता है और उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी जुडिशरी इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने क्या लिखा, द सेट कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, ऑब्वियस ही बात है, और इट मेड इट्स वे इनटू इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस थ्रू आर्टिकल 129 एंड 215। 129 में सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर है, 215 में हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर है। अभी इंट्रोडक्शन में आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स बताते हो जिसके थ्रू हमारे जुडिशरी को कंटेम्प्ट पावर मिली है, तो एग्जामिनर के दिमाग में आपकी एक पॉजिटिव इमेज जाएगी। उसको लगेगा कि भाई कंटेम्प्ट पावर से रिलेटेड इस बंदे को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता है। उसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ इट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 गिव्स स्टैट्यूटरी बैटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ना 1971 का, उसमें भी लिखा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं अगर उनका कंटेम्प्ट होता है तो वो सजा दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आर्टिकल 129 और 215 ही भाई कंटेम्प्ट की पावर देता है आपका सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की जरूरत नहीं है। तो कल की डेट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को सरकार हटा भी देती है तो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स 129 और 215 में पावर रहेगी। तो अभी के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें, आर्टिकल 129, 215 और कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट 1971 को अगर आपने आंसर्स में किसी भी तरीके से कोट कर दिया, आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर को यह लगना चाहिए कि भैया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में एक डीप जानकारी है, ये आपको नंबर को बढ़ाएगा। अब देखिए, लैंग्वेज सब लोग अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, वहां पे लैंग्वेज तेजी में लिखी जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है आप बहुत ज्यादा वहां पे लैंग्वेज को शेप नहीं कर सकते, लेकिन हां जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्टिकुलर एक्ट है, आर्टिकल है, उसको अपनी लैंग्वेज में आप एम्बेड कर दो, नंबर आपको मिलेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भैया स्पेशल पोजीशन गिवन टू जुडिशरी। तो अब थोड़ा बहुत तो जुडिशरी की स्पेशल पोजीशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, judiciary is one of the three branches of government which has been assigned the task of protecting the constitutional, statutory and executive rights of citizens by limiting the mandate of the remaining two branches, legislature, executive। तो गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी का काम यह है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर अपनी हद के बाहर निकलते हैं तो उनको उनकी हद में रखना एक बैलेंस्ड मैनर में, एज इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स which it has been doing since independence। तो यहां पे जुडिशरी को सीधे सीधे क्रिटिसाइज नहीं करना, जुडिशरी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को बचा के रखा है। कैसे बचा के रखा है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, केशवानंद भारती जजमेंट 1973 में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया, पीआईएल, पीएन भगवती लिए लेके आए थे। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस तरीके के बहुत से जजमेंट्स लाके, और जितने जजमेंट्स आपको याद रह सकें जो कि पब्लिक स्फीयर में सुप्रीम कोर्ट लेके आया है, उतने को यहां कोट कर दें, उससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस होंगे। और अगर हो सके तो इन जजमेंट्स में क्या क्या हुआ और उन क्या क्या ने क्या क्या किया लोगों के लिए, वो भी अगर आप लिख सको कम से कम शब्दों में, तो वो आपके आंसर को और नंबर देगा। मैंने यहां पे एक बहुत बेसिक आंसर दिया क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल आंसर दिखाना चाहता हूं, मैं एक आइडियलिस्टिक आंसर आपको नहीं दिखाना चाहता हूं। यहां पे मैं बड़ी तगड़े से वर्ड और मुश्किल से सेंटेंसेस और वो सब भी कोट कर सकता हूं, बट वो बेकार हो जाएंगे क्योंकि वहां पे आपके पास ये सब लिखने का समय नहीं होगा। अब हम बात आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंटेम्प्ट पावर को डिस्कस कर लिया। दूसरी बात, जुडिशरी को स्पेशल पोजीशन क्या की गई है, इसके बारे में बात कर ली। तीसरी चीज क्या है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली इनहैंस द पावर टू साइलेंस क्रिटिसिज्म। अब यहां पे जुडिशरी के अगेंस्ट बातें हो रही, तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी।
तो यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, हाउएवर अ सुटेबल मैकेनिज्म टू चेक द एक्सेसेस ऑफ जुडिशरी सीम्स नॉन एग्जिस्टेंस whenever events like misuse of contempt power by judiciary are discussed in the public domain। अभी रिसेंटली प्रशांत भूषण जी के केस में क्या हो रहा है कि भैया क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगा दिया प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट ने। अभी पब्लिक डोमेन में बातचीत हो रही कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगाया जुडिशरी ने सही है या गलत है। तो यहां पे आपको जुडिशरी पे कोई सवाल नहीं उठाना है। देखिए मैंने लिखा क्या है, हाउ एवर अ सुटेबल मैकेनिज्म टू चेक ऑफ एक्सेसेस ऑफ द जुडिशरी सीम्स नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि एक जुडिशियल कोर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर क्रिमिनल कंटेंट या कंटेंट के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही है, वो सही कर रही है या गलत कर रही है, इस चीज को चेक करने का कोई मैकेनिज्म हमारे सामने अभी नजर नहीं आ रहा है। तो ये जुडिशरी का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मैं बस बता रहा हूं कि जुडिशरी के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उन इल्जाम को चेक करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। और अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आपको पता होना चाहिए कि वो जो सवाल पूछा गया यूपीएससी मेंस में वो किस कंटेक्स्ट में पूछा गया और उस कंटेक्स्ट को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में लेके आओ। तो देखिए, द रीसेंट केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगेंस्ट मिस्टर प्रशांत भूषण ओवर हिज ट्वीट शोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अ बैड लाइट इज एन एग्जांपल। ये तो केस हो गया। अभी उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की पावर को लेकर स्टेटमेंट क्या दिया ये भी आपको बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में बोला कि अगर आप सीजेआई को गलत लाइट में दिखाते हो, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को गलत लाइट में दिखाते हो उसके पर्सनल एक्शन के लिए, तो उसे कंटेम्प्ट नहीं बोला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डेलिब्रेशन में बोला है कि आपने बोबड़े साहब को बाइक पे बैठे हुए दिखाया, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने बोबड़े साहब को इस बात पे क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बंद कर रखी और फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे लोगों को, उसके बेसिस पे प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया गया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स हियरिंग क्लैरिफाइड that discussing a judge's attitude in personal capacity is justified, ये मैंने लिखा यहां पे, but criticizing a judge in his capacity as a judge amount to contempt of court। यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये भी मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की निंदा क्यों हो रही है ये भी मैंने बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट के एक्सेसेस को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है ये भी मैंने बता दिया। और फाइनली जो इसका कंक्लूजन है वो क्या है, द नीड ऑफ द आवर is the judiciary to introspect while exercising its contempt power and reform itself through appropriate measures to come out clean against all allegations leveled against it। मतलब कि जुडिशरी के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है तो ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को रिफॉर्म करे और कुछ ऐसे मेजर्स लेके आए जिससे उसके ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम को वो हटा सके और लोगों के सामने एक क्लीन इमेज वो रख सके। और कंटेम्प्ट पावर इस्तेमाल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट खुद देखे कि कहीं वो तो गलत नहीं है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को बचाना हर इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ इंडिया का कर्तव्य है। सो एंड एट द सेम टाइम एनी इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ इंडिया शुड थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एन एलिगेशन एंड एनी क्रिटिसिज्म मेड शुड बी मेड विद गुड फेथ इन द मोस्ट न्यूट्रल एंड नॉन पॉलिटिकल मैनर। प्रशांत भूषण साहब ने जो कमेंट किया था वो क्या किया कि पिछले 6 साल में जजेस ने करप्शन किया है। अभी पिछले 6 साल में किसकी सरकार रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल कमेंट था वो। तो कोई भी कमेंट अगर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर तो वो न्यूट्रल मैनर में होना चाहिए, एक डिग्निफाइड ऑनरेबल मैनर में होना चाहिए और नॉन पॉलिटिकल मैनर में होना चाहिए। ये हो गया आपके आंसर का कंक्लूजन। ये मॉडल आंसर है दोस्तों इस चीज का, और ये एक प्रैक्टिकल मॉडल आंसर है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि भाई देखिए, आइडियलिस्टिक मॉडल आंसर्स लिखे नहीं जा सकते यूपीएससी में। यूपीएससी के पेपर में 20 सवाल होते हैं, हर चीज में सोचने के पास आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, आपको बस लिख देना है। और यहां पे मैंने बहुत सिंपल आंसर लिखा है, ना मैंने किसी पॉइंट का प्रयोग किया, ना मैंने किसी फ्लो चार्ट का प्रयोग किया। यहां पे भी फ्लो चार्ट का प्रयोग हो सकता है, पॉइंट्स का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल आंसर दिखाना चाहता हूं। और इस तरह की जो आंसर राइटिंग है वो आंसर, अब देखिए इस तरीके की जब मैं आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा उसके टेकर्स बहुत कम होंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग तक प्रिपरेशन में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अभी अगर मैं अपने चैनल पे यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर एसेस करूं तो मैं बताता हूं कि किस चीज की कमी है। एक तो जो मॉक क्वेश्चंस होते हैं वो मैं नहीं करा रहा हूं स्टैटिक के और करंट अफेयर्स के। दूसरी बात, सी सैट के बहुत लिमिटेड वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, मुझे सी सैट के वीडियोस भी कराने चाहिए क्योंकि कुछ लोगों की सी सैट बहुत कमजोर होती है। और तीसरी मॉडल आंसर राइटिंग, ये मैंने एक क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर बताया। अभी इन तीन चीजों की जो डिमांड है दोस्तों वो काफी लिमिटेड है।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तीनों चीजें आपको कैसी लगी। और शायद मैं एक जल्दी ही अपने चैनल पे ज्वाइन बटन लाऊंगा, जिसमें मैं यही मॉक क्वेश्चंस रेगुलरली, सीसैट वीडियोस और मॉडल आंसर्स अलग अलग क्वेश्चंस के आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए बात यह है ना दोस्तों, एक एक आंसर को चेक करना एक मुश्किल टास्क है। आपको पता ही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कितने कितने हजारों रुपए ले रहे हैं आपके आंसर चेक करने के, और वहां पे आंसर्स किस हिसाब से चेक करते हैं मैं आपको बताता हूं। जब आंसर चेक करने की बारी आती है ना, तो वो क्या करते हैं, किसी को भी 400 या 500 रुपए दे देंगे और उससे बोलेंगे इसके आंसर चेक कर दो। उसको एक सॉल्यूशन शीट दे देंगे और जो भी आपने आंसर लिखा होगा उस आंसर में जो एक्स्ट्रा एडिशन होगा वो सॉल्यूशन शीट से उठा के वो आंसर चेक करने वाला आपके पेपर में लिख के आपको दे देगा। आपके आंसर्स को एसेस करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अनफॉर्चुनेटली इस समय पे मार्केट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रियली में आपके आंसर्स को सही से एसेस कर सकें, और अगर वो एसेस करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और समय देखिए सबके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं। मैं 37 आंसर्स को एसेस नहीं कर सकता। मैं उन सब लोगों से भैया हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं जिन्होंने आंसर लिखे। मैंने सबके आंसर्स को एक बार देखा है, बट मैं जवाब नहीं दे सकता, मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है। मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूं उतनी में मेरी हालत खराब है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। मैं बस होप करता हूं आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ज्वाइन बटन लेके आऊंगा जल्दी अपने चैनल पे, हल्का फुल्का वो पेड होगा जिसमें मैं मॉक क्वेश्चंस जीएस के और करंट अफेयर्स के आपके साथ डिस्कस करूंगा, सीसैट विजुअल लिमिटेड और मॉडल आंसर राइटिंग। इस तरीके के जैसे एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर डिस्कस किया ना, ऐसी और वीडियोस मैं वहां पे बनाऊंगा। वो स्पेसिफिकली सिर्फ चैनल के मेंबर्स के लिए होंगी, तो वो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये जो वीडियो मैंने बताई है कितनी नॉलेजफुल लगी, कुछ आपको काम की लगी भी कि नहीं लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।